दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे भारतवर्ष के, हमारे देश के सभी देवी देवताओं को सादर चरण स्पर्श नमन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को आने वाले 17वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव आयोग ने दिनांक निश्चित किए हैं, इस महान पावन पर्व पे आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे वोटर नए जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को भरघोष मतदान करने के लिए आह्वान करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, पिछले 5 वर्षों में लगातार जिस प्रकार से सरकार के कार्यकाल रहे हैं, कामकाज रहे हैं, बहुत सी वाहवाही भी चली है और बहुत से प्रश्न ऐसे भी निर्माण हुए हैं जिसके 5 वर्षों तक लगातार हमें जवाब नहीं मिले। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम एक लोकशाही लोकतंत्र में रहते हैं। इस लोकशाही लोकतंत्र के अंदर सभी लोगों को 1947 में जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद से लोगों को खुली छूट मिली, आज़ादी मिली अपनी अपनी बातों को आप तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक कहने के लिए। लेकिन बहुत कुछ विकास होता गया और आज हम भारत एक महान देश के रूप में आप हम सभी के बीच में है और हम भारत के नागरिक हैं। इस बात का हमें गर्व है। देश के हमारे सैनिकों पर, पुलिस कर्मचारियों पर, हमारे मित्र बंधुओं पर पिछले विगत कई वर्षों में लगातार जिस प्रकार से सरकारों ने काम किया है, किसानों मजदूरों ने कार्य किया है, महिलाओं ने अपने अपने परिवार को जिस प्रकार से योगदान दिया है, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज का जो मेरा एक संवाद करने का माध्यम था वो यह था कि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है और आचार संहिता लागू होने की वजह से अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता रहेगा। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और निश्चित तौर पर कि जो पार्टी सरकार में थी, सत्ता में थी, उनको इस जो भी सवाल लोग करते हैं उसका जवाब देना उनका दायित्व और उनका कर्तव्य बनता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज का मेरा मुख्य मुद्दा जो है वो यह है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आपसी मतभेद, मनभेद मिटाकर, भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बहन प्रियंका गांधी जी, तमाम महागठबंधन के साथियों को साहस दें, बल दें, जिससे कि वास्तव में जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उसका समाधान निकालने के लिए सरकार को मदद हो और पक्ष या विपक्ष की सरकारों तक यह संदेश जाए कि आखिर में गलती और चूक कहां कहां रह गई थी। यह पक्ष के लिए भी कह रहा हूं और विपक्ष के लिए भी कह रहा हूं। वास्तव में 1947 से लेकर 2019 के तक का समय जो भी उपलब्धियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, आरोप हुए हैं, इन सब की जवाबदेही करना, सवाल पूछना, जवाब देना, यह हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो किस प्रकार से जाने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किन मुद्दों पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप देखते होंगे कि जितने भी समाचार चैनल हैं, अधिकांश समाचार चैनलों पे पाकिस्तान से उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल हम इस बात पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे भारतीय वायुसेना और हमारे आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की। हम इस बात को सराखों पे रखते हैं और उन जवानों को सैल्यूट करते हैं। लेकिन उन परिवारों के लिए भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं कि जो पिछले 15 से 20 दिनों के भीतर 70 जवान शहीद हुए, 70 परिवार, मां का लाल गया, पत्नी का सुहाग गया, बेटी का बाप गया,
बेटे का बाप गया, बहन का भाई गया और हमारे बीच का एक सिपाही गया। हम उनके लिए भी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सिर्फ इन शब्दों से उनके परिवार की जो क्षति हुई है उनके परिवार को, उसकी पुष्टि तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इस महापर्व चुनाव पे अब जब दौर आया है तो हमारी मीडिया को पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से कार्य किए गए हैं सरकार द्वारा, विपक्ष ने यदि आलोचनाएं की, आरोप लगाए, यदि वो गलत थे तो उन विषयों पे चर्चा करने की बजाय इस वक्त कुछ लोगों को लेके सिर्फ बहसबाजी, उसी बालाकोट वही बालाकोट वही पाकिस्तान, वही बालाकोट वही पाकिस्तान। देश की जनता ने देखा है कि बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन हमारी वायुसेना को, हमारी आर्मी को सरकार के द्वारा, आईबी के द्वारा, रॉ के द्वारा पहुंचाई गई, निश्चित तौर पर हमारी वायुसेना ने, हमारी फोर्स के जवानों ने उस पर आक्रमण किया। अब दिन ब दिन पिछले दिनों का आंकड़ों का वो सिलसिला जो है, इन सब विषयों पे मैं प्रतिदिन नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों से संवाद करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा इस बारे में कि कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन सी बात हुई थी। आज का जो चर्चा का विषय है वो मात्र यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होना, एकजुट करना, उसके बाद जनता के बीच हमें किस मुद्दों को लेके जाना है, प्रमुखतः हमारी मांगे क्या होंगी। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इतना निवेदन करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वर्षों तक लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के किए हुए कार्य आधार कार्ड से 5 वर्षों तक जिस प्रकार आपने घोटालों का आरोप लगाया था 2013 में, लेकिन आपके पूरे 5 वर्ष जो है हर सुविधाओं से आधार कार्ड को लिंक कराने में ही बीत गए। अब उस आधार कार्ड के ऊपर मैं एक छोटी सी लाइन कहना चाहूंगा शायराना अंदाज में, दर्द को भी आधार कार्ड से जोड़ दो साहब, ताकि जिन्हें दर्द मिल गया है उन्हें दोबारा दर्द न मिले। दर्द को भी आधार कार्ड से जोड़ दो साहब, ताकि जिन्हें एक बार दर्द मिल गया है उन्हें दोबारा दर्द ना हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से प्रत्येक राज्यों के लीडर्स ने, नेताओं ने देश की जनता के बीच, शहर की जनता के बीच, रहवासियों के बीच सरकार की विफलताओं पे आलोचना की, सड़कों पर उतर के आंदोलन किए, उन सब विषयों पे सरकार ने कब कब आंखें खोली, कब कब कान में उंगलियां डाल के बैठे, सरकार ने कितने पैसे जायज खर्च किए, कितने पैसे नाजायज खर्च किए, इन सब विषयों को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज के डेट में बिकाऊ मीडिया जो हमारा है, बिकाऊ मीडिया ने एक मोटी रकम ऐंठ ली है। इसलिए जब किन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है तो वो पाकिस्तान, बालाकोट, आर्मी का सहारा ले रहे हैं। देश के किसी भी नागरिक को, देश की सेना के ऊपर कोई संदेह नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के ऊपर जो संदेह है उसके लिए प्रश्न निर्माण होता है और उसका जो जवाब है वो सरकार को देना है। जैसे कि टीवी रेडियो के विज्ञापनों पे 2312 करोड़ रुपए कैसे खर्च हुए, अखबारों पर 2282 करोड़ रुपए सरकार ने कैसे खर्च किए, पोस्टर होर्डिंग पर 651 करोड़ रुपए सरकार ने किस तरीके से खर्च किए, जिसका कुल योगदान है 5245 करोड़ रुपए। अब जो मुख्यतः मुद्दे उठते हैं जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है
5 वर्षों के पहले यानी कि वर्ष 2014 में मोदी जी जिन घोषणाओं, जिन भाषणों के तहत सरकार में आने का वादा किए थे, जैसे कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष लोगों को देना, महिला जो कि रोजगार गायब है, महिला सुरक्षा पूर्ण रूप से गायब है, किसान की दुगनी आय गायब है, 15 लाख घर घर प्रत्येक गरीबों के खातों में गायब है, विकास असली गायब है, सस्ता सिलेंडर 395 रुपए से 870 रुपए कैसे पहुंचे, इसका अर्थात सिलेंडर पे सस्ताई की जो उनकी करतूत थी, जिसके ऊपर राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, शाहनवाज हुसैन जी और राज्यों के तमाम बीजेपी के नेता जो सिलेंडर लेके बैलगाड़ियों पे नौटंकी किया करते थे, अब वो बताएं कि ये 385-95 के आंकड़े 875 तक कैसे पहुंचे। सस्ता पेट्रोल गायब है, स्मार्ट सिटी गायब है, पाकिस्तान को, चीन को मुंह तोड़ जवाब देना गायब है, भाईचारा आपसी गायब है, राम मंदिर गायब है, सांसदों द्वारा जो आपने सुना होगा, जब सरकार बनी थी तो मोदी जी ने आह्वान किया था कि प्रत्येक सांसद ग्राम को गांव ले, ग्राम को गोद ले, अपने गांवों को, ग्राम के जो अपने गांव होते हैं उन्हें गोद ले, पूर्ण रूप से 5 साल में आंकड़े देने के लिए और विकास के रूप में कुछ दिखाने के लिए गायब है, बुलेट ट्रेन गायब है, सैनिकों की सुरक्षा देश का अहम और सबसे बड़ा विषय पूर्ण रूप से गायब है। 14 फरवरी 2019 जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के बावजूद किस प्रकार से सरकार ने और सरकारी विभाग ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से एक क्षण में हमारे देश की माओं के 44 सपूत वीर जवान हमारे देश के शहीद हुए। आकाश छूती महंगाई पर अंकुश पूर्ण रूप से गायब है। और सबसे बड़ा विषय, वर्षों तक लगातार ईडी सीबीआई के जो छापे पड़ रहे थे और आरोप मढ़े गए, उनके नतीजे 5 वर्षों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी पलटने की हिम्मत रखती थी और उन्होंने पलट के दिखाया है, उस विषय पे चर्चा करूंगा आगे। ये सब जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण, वो पूर्ण रूप से गायब हैं। मोदी राज्य में 49% विदेशी कर्ज और बढ़े हैं। जो पहले 55 लाख करोड़ रुपए थे, वो आज के दिन में 82 लाख करोड़ रुपए हैं। इसकी जवाबदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसका जवाब उन्हें निश्चित तौर पर देना होगा। बीएसएनएल की लड़खड़ाती सुविधाएं जो आज बंद होने की कगार पे हैं। नोटबंदी के कुछ क्षण पहले ही जियो कंपनी का इतने वैश्विक रूप से, इतने बड़े पैमाने पर निर्माण होना, और इस महंगाई के दौर में जब कोई अपने जेब से 1 रुपया किसी को बेवजह का नहीं निकाल के देता, डेली के 1.5 GB डेटा का वितरण करना, कुछ न कुछ आपस में राज है, उसके दस्तावेज हैं। बाकायदा दस्तावेजों के साथ में आने वाले दिनों में चुनाव के दरमियान अवश्य चर्चा करूंगा आपसे। भारत में सैन्य का, हमारे सेना का बजट पहली बार
घटाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। क्योंकि हमने अपने इसी भारत को 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ए के नियाजी, उन्होंने अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में, अपने हथियारों के साथ में 16 दिसंबर 1971 को हमारे अरोड़ा साहब के सामने सरेंडर किया था। भारत महान हमारा आज से नहीं है, भारत हमारा महान सन 1947 के दशक से ही है। ये देश की जनता को समाचार चैनल, अखबार के पत्रकार बताने की कोशिश ना करें, वास्तव में 5 वर्षों के कार्यकाल को वो बताएं। तो कांग्रेस पार्टी के मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि आने वाले दिनों में आप अपने प्रभाग में आपसी मतभेद को भूल के किसी भी प्रकार की गुटबाजी का शिकार हुए बिना लोगों के बीच जाएं और सबसे एक सवाल करें। बड़ा अचंभव होता है कि जब मैं टीवी चैनल पे देखता हूं, आप मानेंगे नहीं, मैं अभी आपको दिखा दूं, अभी भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो हमारी भारतीय मीडिया, जिन्हें हम खुल के कह सकते हैं बिकाऊ मीडिया के पास आज के डेट में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो उनके पास पाकिस्तान, बालाकोट, यही मुद्दे बचे हैं, वही स्ट्राइक बची है। पहले ही कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पे या किसी भी प्रकार की सेना की कार्रवाई पे हमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बार बार जिस प्रकार से दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना को घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे देश के नौजवानों को, देश के हमारे नागरिकों को राष्ट्रवाद का प्रमाण मीडिया से लेने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हम भारत माता की जय कहते हैं, हम धर्म का सम्मान करते हैं, हम आपसी भाईचारे को बना के रखने में चेष्टा रखते हैं और उस प्रकार से काम करते हैं। मोदी भक्तों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आप सवाल जवाब करें। विपक्ष के रूप में हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और आप यदि भक्त हैं, यदि आप जानकार हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसका बचाव करें, जवाब देकर, गाली गलौज कर करें। गाली गलौज करके कोई भी किसी प्रकार से इंसाफ नहीं पाया जा सकता। गाली गलौज करके जनता का विकास नहीं हो सकता, देश तरक्की नहीं कर सकता। आपस में उन्माद न करें। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जनता के बीच में जाएं तो सबसे पहला उनसे एक सवाल करें कि 5 वर्षों में व्यक्तिगत रूप से आपको सरकार से क्या फायदा पहुंचा है, यह सवाल करें उनसे। उसके बाद उनसे दूसरा सवाल करें, यदि उनको फायदा पहुंचा है, देश के योगदान में कहीं वो कुछ लगा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहें। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोकशाही है, सब आज़ाद हैं। हम भारत आज़ाद के सिपाही हैं, भारत आज़ाद भारत के नागरिक हैं। तो निश्चित तौर पर हम सभी को अपनी बात कहने का और अपने मन मुताबिक कार्य करने का अधिकार है। लेकिन जब कोई अंधभक्त यह बात कहे मोदी जी ने बहुत काम किया, तो उनसे गिन के ना सिर्फ 3 काम कर लें, 3 काम पूछ लें उनसे। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं 3 काम की गिनती तो मुश्किल से शायद वो गिना देंगे, लेकिन जब गहराई में उतर के आप उनसे आंकड़े पूछेंगे कि कैसे हुआ, क्या है, आप क्या जानते हैं इस योजना के बारे में, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप खुद देखेंगे कि वो मोदी भक्त कहेंगे इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसका मतलब कि मोदी जी की भाषणबाजी और ये मीडिया ने जो मोटा पैकेज लिया हुआ है,
जो पत्रकार बिके हुए हैं, ये उनकी काराधनी है। तो इसको आसानी से जग जाहिर करके सच्चाई उनके समक्ष लाई जा सकती है। ये बात आपको समझनी होगी, हमें समझनी होगी, देश की जनता को हमें समझानी होगी। नोटबंदी से क्या उपलब्धि हुई, नोटबंदी के दरमियान 108 लोगों की जो मौतें हुई, उससे देश की जनता को क्या लाभ हुआ, नई नोट की प्रिंटिंग में खर्चे कितने हुए, काले धन कितने आए, स्विस बैंक के अकाउंट में जो 100 दिनों में नरेंद्र मोदी जी, स्वामी रामदेव और रविशंकर अन्ना हजारे जी कहते थे कि स्विस बैंक 100 दिनों के भीतर वो पैसे आपको रिटर्न कर सकता है यदि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर उस पर हो जाए। उन पैसों का क्या हुआ? देश में यदि नोटबंदी से लाभ हुआ तो 28,000 करोड़ रुपए सरकार को रिजर्व बैंक से क्यों उधार लेने पड़े? यह 70 साल में पहली बार हुआ। मोदी जी 5 वर्षों में लगातार चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे, नए नए गठबंधन क्यों करते रह गए? खुद के विकास पे क्यों उन्हें भरोसा नहीं हुआ? उनके सहयोगी साथियों ने कितने वर्षों तक जेब में इस्तीफे, राजीनामे अपने रखे थे, आखिर में वो क्यों नहीं दे पाए? उन्होंने जब कहा कि चौकीदार चोर है, तो आखिर में क्या मुसीबत, क्या मजबूरी आई उनकी? क्यों उनको उन्हीं का साथ देना पड़ा, उनके साथ सम्मिलित होना पड़ा? देश की जनता के समक्ष यह प्रश्न निर्माण करना बहुत जरूरी है। गुटबाजी से बचें। और सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, आज वो सोशल मीडिया के सामने हार मान चुका है। सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कुछ यहां वहां भटकने वाले लोग जब सवाल जवाब इस तरीके से लाइव डिबेट पे नहीं कर सकते, तो वो बेचारे कट पेस्ट एडिट का सहारा लेते हैं। तो जो कट पेस्ट का सहारा वो ले रहे हैं, देश की संपूर्ण जनता और सभी, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी किसी भी पोस्ट पे कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी की पोस्ट पे प्रतिक्रिया देते हैं तो गूगल उसको और अपडेट करके ऊपर लेके आता है। तो जितने भी सोशल मीडिया के भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं के कोई भी पोस्ट पे, चाहे वो अच्छा लिखते हो चाहे बुरा लिखते हो, कोई प्रतिक्रिया न दे। कुछ दिन में खुद थक जाएंगे। और मैं आप सभी से नम्र अनुरोध करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी आपके क्षेत्र में भाषण देने के लिए आए, तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा, वो कहेंगे मुझे देख के आप मतदान करिए, लेकिन आप 5 वर्षों में आपके सांसद ने क्या किया है, आप ये देखना जरूर गौर फरमाइएगा कि आपके सांसद ने क्या किया है। क्योंकि कल के डेट में आपका सांसद यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई गलती करता है, तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो उनके भाजपा आईटी सेल के लोग आपको कहेंगे ये सांसद का काम है, प्रधानमंत्री जी का काम थोड़ी है। तो आपको ये बात गौर करना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा था तो वही यह कह के मांगे थे कि सांसद को देख के नहीं, मुझे देख के वोट दो। तो यदि सांसद ने कोई गलती की है, आपको देख के वोट दिया गया था, तो प्रश्न भी आपसे ही करेंगे और आप किन्हीं भी प्रश्नों से दूर नहीं भाग सकते। सोशल मीडिया आज के डेट में सबसे बड़ा हथियार है। आप सभी लोगों को मजबूती से, निडर होके, डट के लड़ना होगा इन सभी लोगों से। बस इतना गौर कीजिए, 5,000, 10,000, 2,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख पे ईमान बेचने वाले बहुत लोग आएंगे। आज आपकी भीड़ दिखा के वो लीडर के सामने जाएंगे, अपनी जेब भरेंगे और 5 वर्षों तक आप उनके चरणों में दौड़ोगे। वास्तव में क्या होता है, कैसे होता है, यह आपने अनुभव किया होगा।
क्योंकि आज के पहले 16 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं, तो बखूबी आप एक अनुभवी हैं। और आने वाले दिनों में मैं लगातार आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे के साथ में उपस्थित रहूंगा। निश्चित तौर पर मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि यदि मुझ में कोई त्रुटि है तो निश्चित तौर पर आप मुझे सुझाव दें, लेकिन यदि मेरी बातें कहीं आपको सही लगती हैं तो और लोगों तक पहुंचाने में जरूर मदद करें, शेयर करके। ये आपका दायित्व है, अधिकार है। मैं अपना फर्ज समझ के कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही होने के नाते मैं निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हूं, प्रियंका गांधी जी के साथ हूं। जहां पे लेके सरकार ने बेहतर काम किया होगा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मैं उसको सैल्यूट करने से पीछे नहीं हटूंगा। आप सभी लोगों का भी यही कर्तव्य बनता है कि जहां पे आपको ऐसा लगे कि मेरी बातें सही हैं और किन्हीं चीज़ों पे आपको लगता है कि बोलना चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप अपने मन में जिस प्रकार से सवाल का निर्माण करें वो और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। 5 वर्षों की उपलब्धियों के लिए सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिन नाकामियों से सरकार अपना पीछा छुड़ाई है, निश्चित तौर पर हम उस पर सवाल पूछेंगे। मोदी जी के भक्त या हो अंधभक्त हो, कोई भी, निश्चित तौर पर मैं खुला हूं, आज़ाद हूं, मैं कहने का अधिकार है। आप सवाल करें, निश्चित तौर पर मैं जवाब दूंगा। हर पोस्ट पे आने वाले दिनों में मैं आपके सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। रवि मिश्रा जी ने एक प्रश्न किया है, राहुल गांधी जी आतंकी को अजहर जी बोलते हैं। रवि मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूं, लेकिन यह जी कटाक्ष था। जैसे कि अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश की 125 करोड़ जनता से 15-15 लाख की बातें कही थी, और अमित शाह जी ने सहज रूप से इंडिया टुडे के इंटरव्यू में कह दिया था वो तो मात्र चुनावी जुमला था। तो इस प्रकार से कटाक्ष को समझने की कोशिश कीजिए। आने वाले दिनों में ऐसे बड़े कटाक्ष होंगे। लेकिन यदि राहुल गांधी जी ने अजहर को अजहर जी कहा है तो उसके आगे की टैगलाइन भी आप देख लीजिए। उन्होंने ये भी कहा होगा, मैं कहता हूं अजहर महमूद को भारत की किस सरकार ने गिरफ्तार किया था? क्या वह कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी? और किस पार्टी ने अजहर मसूद को कंधार ले जाके छोड़ के आई थी? क्या उसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री शामिल नहीं थे? इस प्रश्न का आप जवाब मुझे दें। तो राहुल गांधी जी ने अजहर मसूद को जो अजहर जी कह के संबोधित किया है, वो निश्चित रूप से अजहर जी कहना गलत है, उसकी मैं निंदा करता हूं। लेकिन राहुल जी के पूरे वक्तव्य का मैं समर्थन करता हूं कि उन्होंने कटाक्ष के रूप में कहा है। और आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे कटाक्ष आपको मिलेंगे। मैं विविध विषयों पर चर्चा करूंगा। आज का जो मेरा विषय था वो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए, एकजुट करने के लिए था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अच्छे दिन आ गए से नारे से बदलकर आज मेरा बूथ सबसे मजबूत के नारों पे आ पहुंची है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में मेरा देश सबसे मजबूत, इस नारों के साथ में देश की 17वीं लोकसभा के महापर्व में समर में कूदी है। और निश्चित तौर पर नफरत से नहीं, प्यार से जीतेंगे। और 23 मई 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार का निर्माण करेंगे। एक बार सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
रवि मिश्रा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। इन्होंने अपने मन के जो प्रश्न थे वो पूछे, मैंने जो उचित समझा मैंने उन्हें जवाब दिया। एक बार फिर से अजहर या किसी भी आतंकवादी को इज्जत से पुकारने की मैं निंदा करता हूं और आने वाले दिनों में या अभी भी कभी भी सेना के शौर्य के साथ कोई समझौता कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सेना के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह कभी बर्दाश्त नहीं होगा। सेना को गलत जानकारी मुहैया करने वाली सरकार की कड़ी निंदा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है, और यह हम सदैव करेंगे। एक बार आप सभी लोगों को लोकसभा के 17वीं लोकसभा के समर की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर अच्छा सवाल है। एक सवाल और भी पूछना है कि आप जब आरक्षण के विरोध में थे तो बोले थे कि मैं कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। जी बिल्कुल मैंने कहा था, लेकिन यह सरकार जब से आई लोकतंत्र को जिस प्रकार से दबाने कुचलने का कार्य किया गया उससे मैं बहुत ही क्षुब्ध हुआ हूं। क्योंकि सरकार से यदि कोई प्रश्न करता है तो सरकार या तो उसे देशद्रोही करार दे देती है या तो उसे पाकिस्तानी करार दे देती है। यह सरकार ने हमारी लोकशाही का अधिकार हमसे छीनने का और संविधान को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया, जिस वजह से किसी न किसी रूप से राजनीतिक दल में आके ही इस चीज से निपटा जा सकता है। इसलिए मैंने राजनीति में आने का निश्चय किया और अभी भी मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को, उनके विचारों को, उनके आइडियोलॉजी को मैं पूर्ण रूप से सहमत करता हूं, जिसका आप जीता जागता प्रमाण राजस्थान और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है। रवि मिश्रा जी, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो कीजिए। मेरी बातें यदि आपको सही लगें तो निश्चित तौर पे आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरी बातें लोगों तक पहुंचाइएगा। और मैं चाहे सरकार में रहूं, किसी दल में रहूं या ना रहूं, लेकिन भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यदि आप कभी भी मुझे आवाज़ देंगे, मेरे काम करने के लिए ऐसा मुझे कुछ लगेगा कि मैं आपके प्रति कोई काम कर सकता हूं, तो निश्चित तौर पर मैं सभी प्रकार के मतभेद और भेदभाव को मिला के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरा बूथ सबसे मजबूत से उभर कर मेरा देश सबसे मजबूत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के इस नारे को बुलंद करते हुए प्रगतिशील भारत को और आगे गति प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर 5 साल से जिस प्रकार से जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, उसे 23 मई को अलविदा कहने के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। एक बार तहे दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।